पहला प्रश्न देखिए है, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयन से प्रतिस्थापित करती हैं। कौन कौन धातु दी है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक और मैग्नीज और जिंक दिया है। कितनी धातुएं दी हैं? आपको उस क्रम में व्यवस्थित करना है कि ये जो धातुएं हैं उनके लवणों के विलयन से उस धातु को क्या कर दें? प्रतिस्थापित कर दें। तो देखिए, आपको जब मैं पढ़ा रहा था विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आपको मैंने बताया था कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है वह धातु उतनी प्रबल होती है, और जो धातु जितनी प्रबल होती है वह कम प्रबल धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। तो जो धातुएं आपको दी गई हैं उनका मैंने मानक अपचयन विभव लिख दिया है। ये मैंने उसी विद्युत रासायनिक श्रेणी से देखकर ही लिखा है, आप उसको मिला सकते हैं। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है और जिंक है। तो देखिए, मैंने लिखा भी है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होता है वह धातु अधिक क्रियाशील होती है, और जो धातु अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से उसको क्या करेगी? प्रतिस्थापित कर देगी। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से उस धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। तो इससे आपको याद करना है। तो अब देखिए कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है? मैग्नीशियम, -2.36। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है और जितनी भी धातुएं हैं उनके लवण के विलयन से सबको प्रतिस्थापित कर देगी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आप देखें तो जिंक, उसके बाद आप देखिए तो लोहा है, और कॉपर ये पॉजिटिव है, तो कॉपर सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किस में है? मैग्नीशियम में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मानक अपचयन विभव है ऋणात्मक किसका? मैग्नीशियम। उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है आपका जिंक, फिर Fe, और ये क्या है? कॉपर। अतः प्रतिस्थापित करने का क्रम जो है मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 4 विलयन ले लें और चारों में मैग्नीशियम डाल दें तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को भी हटा देगी, जिंक को भी हटा देगी, आयरन को भी हटा देगी, कॉपर को भी हटा देगी, और किसका विलयन बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगी? अवक्षेपित हो जाएगी या परत के रूप में जम जाएगी। जिंक भी क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा, परत के रूप में जम जाएगा। उसी तरीके से लोहा भी क्या होगा? अवक्षेपित होगा या परत रूप में जम जाएगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट में डालें, जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील धातु है। क्रियाशीलता का जो आर्डर होता है वो यहीं से होता है, जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ज़्यादा क्रियाशील। लेकिन इन तीनों को क्या करेगी? एल्यूमिनियम क्या करेगी? प्रतिस्थापित कर देगी। उसी तरीके से अगर हम जिंक डाल दें तो जिंक जो होगा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को तो नहीं प्रतिस्थापित कर पाएगा, लेकिन लोहा और कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। उसी तरीके से अगर हम लोहा डाल दें, लोहे की छां डालें कॉपर सल्फेट में, तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर वो क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये क्रम है, इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपचायक क्षमता का क्रम,
तो जो धातु जितनी प्रबल होती है, जिसके अंदर धात्विक गुण जितना ज़्यादा होता है, वो उतनी प्रबल क्या होती है, अपचायक भी होती है। यानी अगर आपको अपचायक के रूप में देखना है तो आपको यही देखना है कि किसका मानक अपचयन विभव कितना निगेटिव है। जिसका मानक अपचयन विभव जितना निगेटिव, वह धातु क्या उतनी प्रबल अपचायक। जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक। ठीक है, इस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक बना लिया, ऋणात्मक होता है वह धातु उतनी प्रबल अपचायक होती है। धनात्मक गलती तो हो गया था। तो देखिए इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा ऋणात्मक किसका है, कॉपर का है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक क्या है, सॉरी पोटेशियम है, मैं कॉपर बोल दिया, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पर है मैग्नीशियम, यानी सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक है पोटेशियम, फिर उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है क्रोमियम, उससे कम है आपका मरकरी, और सबसे कम है चांदी। यानी जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा धनात्मक है वो सबसे दुर्बल क्या है, अपचायक। तो सबसे दुर्बल अपचायक क्या, चांदी है, उससे कम है मरकरी, अब उससे कम क्रोमियम, उससे कम मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा कम पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा कम है, तो पोटेशियम क्या है, सबसे प्रबल अपचायक। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा नेगेटिव उतने वो प्रबल क्या है, अपचायक है, और उसके अंदर धात्विक गुण भी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे जो पॉजिटिव है वो चांदी का है, 0.80 है, 80 है। ये सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम अपचायक गुण भी इसके अंदर। उसके बाद देखिए है 0.97 मरकरी है, तो उससे थोड़ा सा इसका मानक अपचयन विभव क्या है, कम है। तो मानक अपचयन विभव कम होने पर वो क्या है, इसके अंदर धात्विक गुण ज़्यादा है। बात समझ में आ रही होगी। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा धनात्मक, वो उतना कम क्रियाशील और उतने कम अपचायक। तो सबसे दुर्बल अपचायक चांदी है, उससे प्रबल मरकरी है। इन तीनों का तो निगेटिव दिया, लेकिन ये निगेटिव में कम है। सबसे ज़्यादा निगेटिव का पोटेशियम का है, उससे कम निगेटिव मैग्नीशियम का, और निगेटिव में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए निगेटिव संख्या सबसे बड़ी तो ये है ना, पोटेशियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो इन तीनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, पोटेशियम है, उससे दुर्बल मैग्नीशियम, उससे दुर्बल क्या है, क्रोमियम। तो ये आर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा नेगेटिव उतने प्रबल अपचायक। सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन पॉजिटिव में जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो सबसे दुर्बल अपचायक। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो ये, तो सबसे दुर्बल अपचायक ये। अब बात समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उस गैल्वानी शेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक रिएक्शन दी है, तो अब ध्यान से अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जिंक सॉलिड है, यहाँ पर Zn+2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है धनात्मक आवेश की वृद्धि। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चांदी Ag पर प्लस चार्ज है, वो न्यूट्रल हो रही है, तो Ag का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड, जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड है। तो एनोड किसका है, एनोड हमारा, अगर हम सेल निरूपण लिखें तो जिंक सॉलिड जो जिंक में बदल रहा है, तो ये एनोड है। उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज का होता है, और ये चांद Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैथोड है। तो एनोड जो होता है
भाई जिंक सॉलिड जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और Zn+2 बनाएगा और उस एनोड होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और Ag+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट कौन है, जिंक की है, और पॉजिटिव प्लेट किसकी है, चांदी की है। अतः जिंक क्षण ऋणात्मक आवेशित होगी। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछे, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा, तो आप लिखेंगे अतः जिंक का इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हमने क्षण नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखेगा जिंक का इलेक्ट्रोड ठीक है, यहाँ पर मिलना नहीं है, जिंक का इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होगा। ठीक है, तो समझ ही रहे होंगे जिंक का जो इलेक्ट्रोड है जिसको Zn+2 के विलयन में डुबाया गया है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सेकंड नंबर पे पूछा गया है आपसे, सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन से है, मतलब धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसे हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर जिंक सल्फेट का सलूशन ले लूँ और इसमें जिंक की क्षार डुबा दूँ तो जो जिंक के धनायन होंगे तो जिंक के परमाणु Zn2+ में कन्वर्ट होंगे, विलीन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन इसी क्षण पे छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, Ag+ आयन जो होंगे वो इधर जाएंगे और इस पे चिपकेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये क्षण क्या हो जाएगी, ये क्षण हो जाएगी नेगेटिव और ये क्षण हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। इतना समझ में आ रहा होगा। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, अगर ये क्षण नेगेटिव हो गई, जिंक+ आयन इसमें आ रहे हैं, तो ये विलयन कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। जब पॉजिटिव होता जा रहा है तो जो इसमें ऋणायन होंगे वो इधर आएंगे, जो सॉल्ट ब्रिज में ऋणायन होगा वो इधर आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Ag+ आयन धीरे धीरे जाके चिपक रहे हैं, नाइट्रेट आयन इसमें बच रहे हैं, तो ये विलयन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो धनायन क्या होंगे, इधर गति करेंगे। ठीक है, ऋणायन इधर गति करेंगे, धनायन इधर गति करेंगे। तो सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, आयनों की गति के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यहाँ पर कमी हो गई, तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है, जिंक की इलेक्ट्रोड से चांदी के इलेक्ट्रोड की ओर होता है। वही मैंने लिखा है, सेल के भीतर धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है तथा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से Ag की ओर होगा। ठीक है ना, ये जिंक की छड़ है, जिंक के इलेक्ट्रोड से चांदी के इलेक्ट्रोड की ओर होगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड हमारा यही है। एनोड पर क्या हो रहा है, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि Zn सॉलिड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, मैं +2 लिखने का आदी हूँ, वो भी सही है, लेकिन किताबों में अब मैं देख रहा हूँ कि 2+ लिखा रहता है, 2+, 3+। तो मैं बार बार जो है वो कई बार बहुत अभ्यास कर लिया हूँ, तो +2 लिख देता हूँ, लेकिन अब उसको आप 2+ लिखिए, क्योंकि NCERT में मैंने देखा है कि 2+, 3+ इस तरीके से लिखा गया। ठीक है ना, तो यही आप लिखिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सही है। मतलब कि +2 से ज़्यादा सही क्या है, 2+ है, क्योंकि NCERT में उस तरीके से लिखा गया है। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था, तो उसका मैं आदी हो चुका हूँ, तो मैंने लिखा, लेकिन अब सुधार कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन हो रहा है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag+ आयन जा रहा है, इस पर चिपक रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एनोड की अभिक्रिया है, कैथोड की अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जिंक सॉलिड +2 Ag यहाँ पर Aq भी लिख सकते हैं, एक्वस, और यहाँ पर Zn Aq और
Ag क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो संपूर्ण अभिक्रिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है आगे के सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे।